Okay, so let's begin the discussion now. Good morning to all of you. Some of you have already started mentioning. I hope the audio video is perfectly clear. किसी को कोई दिक्कत? अच्छा फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है क्या? यार ठीक है क्योंकि मैंने तो एडमिट ऑल कर दिया, फिर मैं देख रहा हूँ लंबा लिस्ट। ओके, सोम सेज कि नहीं आज तो क्लियर है। नहीं, एक्चुअली मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा था। वेटिंग लिस्ट में जो है ना, कई लोगों का एंट्री नहीं हो पा रहा। आज देहा मारियन वंश सिंगला तो तीन आ रहे हैं, तीन क्यों चार आ रहे हैं। That is a little bit of a problem. चल, let's set the ball rolling in the sense कि एक दो क्वेरीज आए थे, एक दो क्वेश्चन भी आया है लगता है ना। एक्चुअली इस बार थोड़ा सा मैं सीपीटी में बिजी हूँ 12th वाले का, तो कईयों का मैसेज अभी तक मैंने देखा नहीं। जो संडे वाले मैसेज था मैंने अभी तक देखा नहीं, बट ठीक है, जस्ट गिव मी अ डे और टू टाइम एंड डेफिनेटली आई विल हैव अ लुक एट दैट। उसमें एक क्वेरी आया था, एंड दैट इज रिगार्डिंग बीइंग एबल टू कंसंट्रेट और नॉट कंसंट्रेट। ठीक है ना, एक क्वेरी आया था। क्वेरी कुछ इस तरीके का था कि आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, तो उसका क्या इलाज है। ठीक है ना, तो आज एक काम करते हैं, 2-4-5 मिनट जो है ना मिस्टेक्स पे डिस्कस करते हैं। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली कैटेगराइज मिस्टेक्स एज सिली और नॉट सिली और समथिंग लाइक दैट। कई बार हम लोग कैटेगरी भी रॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड causes of mistakes rather than categorizing them as silly, non-silly. Let's not do that. Mistakes are a part of life first of all. इसलिए ना मैं इसको कैटेगराइज मिस्टेक्स का नहीं करना चाहता हूँ। मैं करना चाहता हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव अटेम्प्ट्स। एक्चुअली मिस्टेक्स इज अ स्लाइटली नेगेटिव वर्ड, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं इसको बोलना चाहूंगा कि हम अपने अटेम्प्ट को इम्प्रूव कैसे करें या अटेम्प्ट के क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, है ना। तो नंबर 1 इज दैट कई बार हम लोग क्वेश्चन को प्रिजम्पशन में डाल देते हैं। ये मैं भी करता हूँ, ऐसे कुछ नहीं, सब लोग करते हैं कि जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा इसमें तो ये पूछ रहा है, तो देन वी गो अहेड, and then often that is either slightly closely connected to the answer or solution or maybe slightly disconnected, but कई बार होता है कि ऑप्शन चॉइस में मिल जाता है तो हम टिक कर देते हैं, लेकिन पता चला क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। So therefore reading the question must be done very carefully. And the other is that speed एक ऐसी चीज है which is actually a dual-edged weapon. स्पीड अगर बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी नेचुरली थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर एक्यूरेसी के डर से अगर हम स्लो कर दें तो इन दैट केस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होने का खतरा है। तो इट्स ऑलवेज अ डबल एजेड वेपन, इधर भी काटता है उधर भी काटता है ना। कि अगर स्पीड बढ़ाओ तो फायदा दिखता है कि हमें टाइम ज्यादा मिल जाता है, तो हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या जो थोड़ा सा लॉन्गर क्वेश्चंस है, जो थोड़ा बड़े क्वेश्चंस है, उनको और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, व्हिच माइट हैव टू बी लेफ्ट अदरवाइज हमें, अगर मान लो टाइम कंस्ट्रेंट हो तो। और जबकि स्पीड कम कर दो तो इन दैट केस क्वेश्चन छूट जाता है, ज्यादा कर दो तो इन दैट केस स्लिपेजेस होने लगता है कि 5 + 3 = 11 कर देते हैं, ऐसे टाइप के होते हैं। So therefore speed has to be slightly on the higher side. इसलिए मैं एडमिट कर रहा हूँ बट समझ हो नहीं रहा है, कई जने को कर रहा हूँ मैं। Speed has to be always kept slightly on the higher side because you have the luxury of making mistakes. ठीक है, it's okay. लग्जरी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन द सेंस कि घर में अगर मिस्टेक करते तो क्या फर्क पड़ता है ना। क्योंकि देखो डर के अगर हम स्पीड को स्लो रखेंगे तो इन दैट केस वही टेंडेंसी हो जाएगा और माइंड भी उसी तरह से काम करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्पीड को फास्ट कर देंगे तो धीरे धीरे ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन का बात नहीं है, ये 1 महीने 2-3 महीने 6 महीने में देखना डेवलप होगा। माइंड उस स्पीड से धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर ले। So therefore you should attempt a little faster than what you are capable of.
उसमें इनिशियली मिस्टेक्स होंगे, लेट दैट बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात, यू हैव द मिस्टेक, एज आई सेड, यू हैव द लग्जरी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कोई दिक्कत, 5 मिस्टेक्स एक्स्ट्रा होगा, 50 क्वेश्चन करोगे, वैसे शायद 38 करेक्ट हो जाता, तो मे बी या 40 करेक्ट हो जाता, तो मे बी 4 मिस्टेक्स हो जाएगा, 36 करेक्ट होगा, या 43 करेक्ट होना था, उसके 37 हो जाएगा, ठीक है, व्हाट अ बिग डील। बट द थिंग इज दैट यू नो, once you know the mistake, you know कि अच्छा यार क्या ऐड किया मैंने, तो ऐड 5+3 को मैंने क्या कर दिया, तो एटलीस्ट दैट इज नॉट अ वेरी सीरियस मिस्टेक। So there were all these non-serious mistakes which we make often while increasing the speed. That is affordable right now, है ना, तो इसके स्पीड को कम रखने का मत सोचो, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि कई बार हम लोग मिस्टेक को कैटेगराइज करते हैं सिली, which is often not, which is often not। कई बार वो कंसेप्चुअल मिस्टेक होता है, या एज आई सेड कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, या क्वेश्चन पहले प्रिज्यूम कर लिया, या अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं फिर भी हमने उसको assumption में डाल दिया, तो इस टाइप के मिस्टेक्स होते हैं। So those we have to be very closely observed, that there is no other this thing. So therefore, there is nothing called a silly mistake. I really don't like to categorize these mistakes as silly. Every mistake we can learn something from that. ठीक है ना? So let's not categorize them and devalue the mistake as silly. मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। इस समय 2-3 जने का दिक्कत आ रहा है कंटिन्यूअसली। अब हो गया शायद, ऑलमोस्ट हो गया, देखो। हाँ, तो लाइक लेट्स नॉट कैटेगराइज। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं, अभी मैसेज आ रहा है कि 5+3 = 11 तो रोज ही होता रहता है, बट इसमें क्या घबराने वाली बात, मैं भी तो कितना करता रहता, तुम लोग सामने कितने बार हो रखा है, मैंने कितने बार किया 5+3 11 टाइप का मिस्टेक। बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ये होगा और ये सबका होगा। वो 1-2 क्वेश्चन देखो एग्जाम में होना ही है, इसलिए उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, वो होगा एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और सबका ही होगा। वो स्पीड कम करोगे तो भी होगा, स्पीड ज्यादा करोगे तो भी होगा, वो माइंड को अपने आप जैसे एडजस्ट कर सकते हो वो करो। बट एनीवे, इसका इलाज देखो, नंबर 1 इज दैट कंसंट्रेशन लेवल इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैंने वो ग्राफ समझाया था कि 45 मिनट्स टू 1 आवर इज व्हाट आवर माइंड इज बेस्ट एट व्हाइल कंसंट्रेटिंग। एग्जाम में अगर लॉन्ग स्ट्रेच का एग्जाम है, जैसे 2 घंटे या 3 घंटे का एग्जाम है, और अगर 1 घंटे से ज्यादा है, इन दैट केस एट स्ट्रेच क्वेश्चंस करने से एफिशिएंसी डाउन जाता है। इसलिए 50-55 मिनट्स के आसपास एक 1 मिनट या 1.5 मिनट्स का ब्रेक बहुत जरूरी है। वो 1-1.5 मिनट तुम हो सकता है कि उसको वेस्टेज मानोगे कि अरे मेरा तो टाइम वो खराब हो गया है ना, उस टाइम करेंगे क्या ना, उस टाइम जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आंखें बंद करो, थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई लो, दैट इज टू रिजुविनेट योर बॉडी, क्योंकि वो केमिकल्स के बारे में बताया था मैंने, तो दैट्स व्हाट द इफेक्ट इज। हमें इट इज अ बायोकेमिकल थिंग, लाइक नो फिजिक्स बट इट इज बायोकेमिकल। इसलिए वो रेस्ट जो होता है ना 1-1.5 मिनट का, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई विद इन द बॉडी, तो उससे क्या होता है, बॉडी के केमिकल्स धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं काफी हद तक, तो फिर से तुम्हारे कंसंट्रेशन लेवल हायर होता है। तो देयरफॉर हैव एन इफेक्ट ऑन दिस, इसको ट्राई करोगे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। प्लस इसको इंप्रूव करने का तरीका एक भी और भी होता है, दैट इज मेडिटेशन। अब ये सब थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बड़ा पुराने ख्यालों का लगता है, मेडिटेशन दिस दैट, बड़े पुराने ख्यालों का लगता है, बट ऐसे नहीं है। दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स, जो मैं कह रहा हूँ ये सब साइंटिफिकल चीज। तो देखो मेडिटेशन से क्या होता है कि माइंड को आदत पड़ता है किसी एक चीज पे फोकस करने, ठीक है ना, तो दैट इज अ पॉजिटिव दैट यू कैन गेन आउट ऑफ मेडिटेशन। बाकी देखो ये जो सिली मिस्टेक्स होते हैं ऑल, इनसे कोई घबराना नहीं है, किसी का 2 होता होगा तो किसी का 3 होता होगा तो किसी को 1 होता होगा, वो थोड़ा बहुत जो है ना समय के साथ वैसे ही बदल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बट आई विल ऑलवेज से वन थिंग इज दैट गो अ लिटिल स्पीडियर देन व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, उसमें थोड़े से मिस्टेक्स होंगे बट यू हैव द लग्जरी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स राइट नाउ। इसलिए मिस्टेक से घबराना नहीं है, बस ये कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो देखो। लेकिन हाँ, डेली शेड्यूल में अगर एक मेडिटेशन डाल सकते हो, स्टार्टिंग विद लेट्स से 10 मिनट्स, क्लोजिंग योर आईज इन एनी पोज। आई मीन मेडिटेशन के लिए कोई ज्यादा पोज वाला इशू नहीं होता है कि ऐसे ही करना है, ऐसे कुछ नहीं, वो जो दिखाते हैं, आई मीन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। मेन इशू इज अबाउट क्लोजिंग योर आईज एंड फोकसिंग ऑन समथिंग इन द माइंड, तो उससे क्या होता है, वो प्रैक्टिस हो जाता है और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटपुट, दैट्स द बेस्ट आई कैन से। चलो लेट्स स्टार्ट। वी वर डिस्कसिंग ऑन प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, वी वर डिस्कसिंग ऑन प्रोजेक्टाइल। तो हमने उस दिन प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन पे डिस्कस किया था, और रादर मैं कहूंगा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया था, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। और उसमें भी हमने देखा था कि कैटेगराइज करना कि लाइक वो पॉइंट
ओरिजिन के तरफ है या ओरिजिन से उल्टा है ना। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिया u, ठीक है ना। एंड लेट्स से आई गिव यू सम x कोऑर्डिनेट और सम कोऑर्डिनेट, इट कुड बी एनीथिंग, और वो x कोऑर्डिनेट मान लो ये हो गया, और मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त प्रोजेक्टाइल लाइन के इस तरफ है या लाइन के उस तरफ, ठीक है। बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे ना, ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट, उससे y आ जाएगा, सो दिस x एंड y विल बी नोन। सो आई एम एक्चुअली वांटिंग टू नो which point on the projectile is on the upper side of the line and lower side of the line. तो उसके लिए तरीका मैंने क्या बताया था कि ये xy कोऑर्डिनेट हो गया या h के कोऑर्डिनेट हो गया, चलो फिर क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस mx माइनस c, तो उसमें अब h के पुट करेंगे, यानी हो जाएगा k माइनस mh माइनस c अपॉन 1 प्लस। Now this is the perpendicular distance. This is the perpendicular distance. अब अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अब अगर ये पॉजिटिव होगा, that means it is below the line. Implies it is below the line. Well, Vansh is repeatedly trying, but somehow हो नहीं रहा। हमें क्या इंस्ट्रक्शन तो वही ना जो कल वाला दिए थे, क्या करें, रीइंस्टॉल तो नहीं, क्या क्या दिया था हमने कल, डिलीट ऐप डेटा, वही दोबारा सेंड कर देता हूँ। जरा कल से ट्राई कर रहा है लेकिन वही दिख रहा है। चलो, so like this is if it is positive, that means what, this point, I mean it could be here also, how do I know, तो अगर पॉजिटिव होगा तो दैट मींस इट इज बिलो द लाइन, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कि ओरिजिन और वो वाला पॉइंट लाइन के एक ही तरफ है, तो ये जो क्वांटिटी आएगा ना, अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी ओरिजिन और वो पॉइंट लाइन के एक ही तरफ, ठीक है, या यहाँ पे भी हो सकता है, तो इस लाइन की इसी तरफ ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ओरिजिन भी है, तो इन दैट केस देखना ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड एज आई सेड कि अगर नेगेटिव आता है, दैट मींस द पॉइंट P is above the line, that's it। अब ठीक है, नहीं या ऐसा है ना, देखो ये जो इक्वेशन है इसमें C पॉजिटिव नेगेटिव वो सब के ऊपर है, तो डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है ना। Now there are some questions, and that is Sneh has asked, and that is, but if the line is below the x-axis, then origin to above the line होगा उसका। Yeah, see the thing is that when we write the equation, we actually write it in this format. Actually मैं बताता हूँ, actually ये equation कैसे आता है पता है, ये इस format से आता है, ax plus by plus c,
इज इक्वल टू 0। तो वो फॉर्मेट में पहले लिखेंगे, है ना, इस फॉर्मेट में पहले लिखेंगे। तो लेट अस से अगर सी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, अगर सी पॉजिटिव होगा लेट से, तो इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे ना, इस फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो सी एक्चुअली नेगेटिव हो जाए, क्योंकि सी उधर पॉजिटिव है तो उसको इधर लेके आएंगे तो सी नेगेटिव हो जाएगा, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ऑब्वियसली दिस इज आफ्टर राइटिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी जो भी इक्वेशन दिया होगा ना y इक्वल mx प्लस c टाइप का, तो उसको पहले इस फॉर्मेट में लिखो, इस फॉर्मेट में लिखोगे, उसके बाद इसमें पुट करो, दैट इज द थिंग। सो देयरफॉर आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। तो लेट्स से अगर c पॉजिटिव हुआ, सपोज c अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना, लेकिन वही पॉजिटिव जब यहाँ पे आ जाएगा तो c नेगेटिव हो जाएगा, और फिर एक माइनस भी आएगा, तो यानी वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो डोंट वरी ऑन दैट, यानी ऑब्वियसली आफ्टर राइटिंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो वो लिख के फिर इक्वेशन में पुट करोगे। तो अगर मान लो पॉजिटिव आता है तो यानी बिलो द लाइन आ जाएगा इसके साथ, और अगर नेगेटिव आएगा तो द पॉइंट इज अबव द लाइन, दैट्स द पॉइंट। अब समझ में आ गया, देख लो अच्छे से। अब अरियंत ठीक है, अरियंत ने सेम सवाल पूछा, इज दैट सी तो नेगेटिव होगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। आई गॉट योर पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, है ना, तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसको जो भी टर्म्स आएंगे उसको लिखो यहाँ पे, एंड देन यू विल गेट द आंसर टू दैट। इज दैट ओके नाउ? तो ये हो गया एक इशू की, अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल एक लाइन को पार करता है और फिर दोबारा एक तरफ आता है, तो इन दैट केस मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स लाइन की इस तरफ है और कौन कौन से पॉइंट्स लाइन के उस तरफ है? तो उसके लिए तरीका ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सवाल और भी पूछना चाहूंगा, इस दैट सपोज मैं कहता हूं कि एक लाइन है विच इज सपोज y is equal to x by 2, ठीक है ना, y is equal to x by 2 सपोज, ये हो गया सपोज इक्वेशन, और मैं यहाँ पे 20 मीटर्स दूर या लेट्स से चलो ठीक है 40 मीटर्स दूर, नहीं ठीक है 20 मीटर्स भी ठीक, एक प्रोजेक्टाइल को फेंकना चाहता हूं एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक है। चलो इसको और कम कर लो, तो y is equal to x by 3, 20 मीटर दूर 53 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंकना चाहता हूं, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड maximum u so that it does not hit this barrier, hit the barrier कह लो या जो भी कह लो, are you getting it? गर्भ has asked कि सर वो एक सेकंड एक्सप्रेशन कैसे है, सेकंड एक्सप्रेशन मतलब नहीं, इसको पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर दूँ, इसका ना कंफ्यूजन हो गया, मैं समझ, एक काम करो, बेटर है कि इसी फॉर्मेट में लिखो। सपोज आई से दैट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ax plus by plus c, अब ये आई थिंक कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बेटर, इन दैट केस हम क्या करेंगे, मैं इसको लिखेंगे ah plus bk plus c by 1 by a square plus b square, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट व्हिच इज दिस, एंड देन उसमें से वैल्यूज उठा के इसमें डाल, आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, यानी ah plus bk plus c by a square plus b square, और अब अगर ये पॉजिटिव आता है तो इन दैट केस बिलो द लाइन होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है या ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सेम साइड ऑफ द लाइन है एज द ओरिजिन, तो इस लाइन का तो ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये जो से सारे पॉइंट्स है ना, ये ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन है एज द ओरिजिन, तो यानी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आता है तो यानी अदर साइड ऑफ द लाइन कंपेयर्ड टू द ओरिजिन, तो लाइन के इस तरफ ओरिजिन है, तो यानी ये पॉइंट जो है ना, ये वाले सारे में देखना, ये सब नेगेटिव है, you put it, you will see that these are giving you negative values.
आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग, नहीं तो वो m और को लेके कंफ्यूजन हो रहा है. आई थिंक लेट्स अवॉइड. फाइनली वन शार्प आया नहीं, वन चालू ही. यस सर. चलो ठीक है, चलो फाइनली. हाँ तो लेट्स प्रोसीड. तो यानी क्या हो गया ना, ये हो गया, एक चीज हो गया. अब इस पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ. आई थिंक दिस इज मोर थ्योरी. आई मीन लाइक वंस यू गेट ए क्वेश्चन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट इट. अब इसको फटाफट कर कि एक प्रोजेक्टाइल. ओ ठीक है, y is equal to x by 3. Find out the maximum u so that it does not hit barrier. मैं इसको barrier कहता हूँ. ये है y is equal to x by 3 और ये है तुम्हारा जो है 53 डिग्री एंगल पे u स्पीड से मैंने प्रोजेक्टाइल के थ्रो किया. तो मैक्सिमम u क्या हो सकता है? ठीक है ना. गो अहेड, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. अभी क्लियर हो गया? इसमें और कोई डाउट है? यशु एक बार देख लो जरा. अब तो ठीक है. थे वो m और उसको लेके c को लेके साइन का कईयों को डाउट आया, तो मुझे लगा चलो ठीक है उसको जो है ना इस फॉर्मेट में कर दो, ये बेटर. कैन आई गो अहेड नाउ? ओके, आंसर आ चुका एक. फर्स्ट आंसर इज 500/7 यशु ने दिए हैं, और एक आंसर अंश अग्रवाल के आ रहे हैं 25√√2/3. ठीक है. √(a² + b² कैसे आया? सोम एक सुनो एक चीज. ये जो मैंने डिराइव किया था ना, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, द मिनिमम डिस्टेंस है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग पढ़ोगे. इसके डेरिवेशन है अभी, डोंट वरी, यू विल रीड अबाउट द डेरिवेशन लेटर ऑन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो अभी तो फिलहाल जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, ax + bk + c एंड ऑल, तो उसको तो फिलहाल तो एक्सेप्ट कर लो, इन द सेंस कि अब उसके प्रूफ में अगर जाऊंगा मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा. तो बेटर ये कि उसको अभी फिलहाल तो एक्सेप्ट कर लो, एंड लेटर ऑन यू विल बी लर्निंग अबाउट द प्रूफ ऑफ दैट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो डोंट वरी. ठीक है ना. See what he is asking is that वो h + by + bk + c by √(a² + b² आया कहां से? तो ये सब प्रूफ है बेटे, डोंट वरी. तो ये प्रूफ सीखोगे तुम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दैट. अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे पता है? इसके जो पाथ इक्वेशन है, यहाँ पे एक y बना देते और ये तो है ही x. तो इसके इक्वेशन तो स्टैंडर्ड आ, दैट इज y इज थीटा यानी 4/3 माइनस g x² by 2u². u² तो नहीं पता, cos² थीटा मालूम है, and that is 9/25 है ना. cos थीटा cos 53 हो गया 3/5, तो cos² थीटा तो 9/20. बाकी सिंप्लीफिकेशन जो भी होगा वो कर लेना अपने आप, तो 5 हो गया. अच्छा, अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. अगर ये 20 होता है तो ऑब्वियसली क्या हो गया होगा 20/3 है ना. तो अब मैं नए नए के हिसाब से इक्वेशन लिखता हूँ. तो इसका इक्वेशन अब बन जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है ना, m तो 1/3 है, वो तो चेंज होगा नहीं, तो 1/3x प्लस c मतलब हो गया इन दिस केस 20/3. तो मैं जो है ये, अब मैं काम करता हूँ, ये y इसमें पुट कर लेता हूँ. इन दैट केस क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू x/3 प्लस 20/3 है ना, इज इक्वल टू 4x/3 माइनस 25 into 125 x² by 9u². ठीक है ना. ये आ गया जो है तुम्हारा इक्वेशन. तो इसको मैं इधर लेके आता हूं, तो क्या आ जाएगा ना, 125/9 x²
ये आ गया, ठीक है भाई। और x by 3 minus 4x by 3 is actually minus x plus 20 by 3 is equal to 0. Now actually see what is going to happen in this case is that if I throw this projectile with a very less velocity, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, और ज्यादा वेलोसिटी तो ऐसे होगा, और ज्यादा वेलोसिटी तो ऐसे होगा, तो कोई ना कोई ऐसे वेलोसिटी होगा जब ये जस्ट इस पे टेंजेंशियल होके गिरे. I am actually trying to find out that point, yeah, that velocity, so that it just grazes that barrier. क्योंकि अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो वो बैरियर को हिट करे, जो कि मैं नहीं चाहता. Because the question is saying that you have to avoid the barrier. तो in that case क्या होगा, अगर मान लो just graze करके बैरियर के थ्रू चला जाए, तो in that case क्या होगा, that means that there is only one intersection point, है ना. अगर मान लो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके यूं जाके ऐसे करके यूं आता है, तब तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और वहां पे भी इंटरसेक्शन हुआ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ बस एक पॉइंट पे जस्ट ग्रेस करके चला जाए, यही मैं चाहता हूँ. यानी ये एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही रूट चाहते हैं. समझा ना. तो दैट्स ऑल. तो यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 स्क्वायर मतलब माइनस 1 स्क्वायर है ना, माइनस 4a, a मतलब 125 बाय 9 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, 4ac, c मतलब हो गया into 20 by 3 must be equal to 0. तो यानी u स्क्वायर हो जाएगा 4 into 125 into 20 by 9 into 3. ठीक है, ये तो 4 into 5 है, 4 into 5. तो therefore u will be equal to 100 करो तो कितना आ रहा है, 5 to 3 4, 35 to 25 into 400, 100 by 0. एक बार मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लेना. The answer that is coming up is 100 by 3 root 3. ठीक है ना, देखो just check कर. The correct answer is yes, Ayush has given the correct answer and that is 100 by 3 root 3. तो जिस स्पीड से फेंकेंगे उसका वैल्यू कितना आ गया, 100 upon 3 root 3. That's right. अच्छा वापस बता दो. देखो इसको पता क्या किया मैंने, क्वेश्चन तो पूछा ऐसे कि भाई एक ओरिजिन है, लाइन दिया है ना, लाइन ऐसे दिया है और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकना. अब चक्कर क्या है ना कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं काम कर सकता था, मेरे पास एक और ऑप्शन भी था कि मैं स्ट्रेट लाइन को रख देता हूं ओरिजिन पे और इसका नया इक्वेशन लिखता हूं, क्योंकि अब ओरिजिन से तो प्रोजेक्टाइल हट गया. हमने जो उस दिन इक्वेशन पढ़ा था y is equal to x tan theta minus gx square by 2 u square cos square theta, that was with projectile starting from the origin. अब ओरिजिन से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो मेरे पास एक रास्ता ये था कि मैं प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन दोबारा लिखूं ओरिजिन को शिफ्ट करके. बट आई थिंक प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, तो उसको मत छेड़ो. इसलिए हमने क्या किया, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया. तो ओरिजिन को हमने पहली बात तो शिफ्ट कर दिया. इससे फायदा क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल का पाथ इक्वेशन आसान हो, कोई y is equal to x tan theta वाला पुराना इक्वेशन है ना. और जो ये वाला इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन वाला, वो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. ये स्ट्रेट लाइन वाला तो दिया था y is equal to x by 3, अब वो नहीं हो, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. क्यों, ये देखो अगर x by 3 हुआ तो यानी स्लोप हो गया 1 by 3, यानी अगर ये 20 हुआ तो ये 20 by 3 हुआ, तो यानी c का वैल्यू आ गया. अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूँ तो दिस इज c, तो y is equal to mx plus c, m तो वही रहेगा 1/3. तो यानी नया इक्वेशन क्या बन गया, नया इक्वेशन क्या बन गया, लिखा है, अच्छा हाँ ये लिखा है. यानी नया इक्वेशन बन गया y is equal to mx plus c, m बोलते 1/3, x वो तो चेंज होगा नहीं, प्लस c बोलते ये हो गया 20/3. ये 20 दिया हुआ है, ये 20/3. तो देखो ये इक्वेशन बन गया स्ट्रेट लाइन, नया इक्वेशन स्ट्रेट लाइन. अब ओरिजिन बदल गई और इसका इक्वेशन तो वही y is equal to. अच्छा अब अगर मान लो तुम बहुत कम वेलोसिटी थ्रो करो तो क्या होगा, ऐसे होगा, ये तो जाके बैरियर को हिट कर नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है. और ज्यादा वेलोसिटी थ्रो करता है ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ. लेकिन अगर कुछ ज्यादा वेलोसिटी थ्रो करोगे तो इन दैट केस ये बैरियर को ऐसे कर,
ये कट कर रहा है, यानी बैरियर को हिट कर रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बैरियर को अवॉइड करो, ज्यादा से ज्यादा स्पीड रखो, लेकिन लगाओ, लेकिन बैरियर को अवॉइड करो। इन दैट केस क्या होगा, और थोड़ा सा बढ़ाओ, सो दैट इट जस्ट टेंजेंट होके ऐसे आ जाए। तो यानी बेसिकली अब मैंने क्या किया, जो कल मैंने बताया था कंडीशन फॉर टेंजेंसी, वो मैंने लगाया। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल वो पहले सॉल्व किया। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन प्रोजेक्टाइल में डाल दिया। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जब प्रोजेक्टाइल में डाल दिया तो हमें एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन, उसमें दो रूट्स आए, एक ये वाला रूट और एक ये वाला रूट, लेकिन हमने क्या किया, उस पे कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दिया, और उस चक्कर में क्या हुआ ना, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। करेगा, हाँ बेटे, टेंजेंट पे भी तो हिट करेगा। हाँ, तो यानी देखो ये फिजिक्स में हमेशा ही होगा कि दिस इज द बाउंड्री लाइन, यानी तुम इससे जो मर्जी कम वेलोसिटी रख लेना। मान लो इसका वैल्यू सपोज आ गया 23.7 सपोज, यानी 23.7 इज द जस्ट पॉइंट वेयर इट जस्ट टचेस, यानी उससे कम रख लेना। बट अब 23.7 से नीचे तो 23.69 भी है और 23.699 भी है 23.7 से नीचे, तो देखो क्या रखोगे, तो देन वी से कि नहीं 23.7 आंसर है। अब वो अपने आप समझ जाओ कि 23.7 इज जस्ट द पॉइंट वेयर इट हिट्स और यू कैन से वेयर इट टचेस और यू कैन से जस्ट अवॉइड्स। तो आंसर तो यही दिया जाएगा, और देखना आंसर चॉइस भी यही मिलेगा, ठीक है ना। इस वेलोसिटी से वो हिट नहीं कर रहा है, जस्ट ग्रेज करके चला गया, यानी वो टच किया नहीं किया, दैट्स लाइक टेंजेंट। आई गॉट योर पॉइंट, बट देखना आंसर चॉइसेस ऐसे ही मिलेंगे, यानी इससे बस एक माइन्यूट पॉइंट वेलोसिटी कम रखना, दैट्स द सजेशन। बट कितना कम रखने का तो कोई लिमिट नहीं होता है, 699 भी हो सकता है, फिर 23.699, तो इसलिए हम यही आंसर देते हैं, ठीक है ना। नाउ दे हैव आस्क्ड कि सर जब d इज इक्वल टू 0 होगा तब तो वो टच करके तो जाएगी। अब देखो इसको हम लोग कहते हैं टच एंड गो, ठीक है ना। इसको हम लोग वो नहीं मानते, हिटिंग नहीं मानते, इट इज जस्ट लाइक जस्ट अवॉइड, ठीक है, मैं समझ गया। द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड अर्लियर आल्सो, जस्ट आधे मिनट पहले जो क्वेश्चन किसी ने पूछा था माइक्रोफोन से, मतलब माइक से, तो भी इन्होंने यही पूछा था, सेम थिंग है। आंसर देखना यही मिलेगा, ठीक है ना, मींस इससे कम। अब इससे कम का कोई लिमिट नहीं होता, इसलिए यही आंसर है, ठीक है ना, द लिमिट विल बी दिस। सोम सेज कि वो सी का वैल्यू कैसे निकाला। अच्छा देखो, वो पता है कैसे निकाला कि ये जो ओरिजिन था उस हिसाब से y x/3 है। तो अगर मान लो यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या 20 है ना, यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या 20, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 20/3, तो यानी ये हो गया 20/3, ये समझ। तो इसलिए हमने उसको 20/3 लिख दिया, तो ये हो गया 20/3। तो जब ओरिजिन इसको बनाया तो यही तो हो गया y इंटरसेप्ट विच इज c, तो देयरफॉर ये 20/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते। अब ओके है, कैन वी गो अहेड नाउ। ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन के कई सारी यूटिलिटीज है, और भी बताता हूं इनको। जैसे जैसे सपोज मेरे पास एक स्टेयरकेस है, और 3 मीटर 2 मीटर 3 मीटर सॉरी 3 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर, इस तरीके से। यानी ये हाइट 3 मीटर है और ये हॉरिजॉन्टल 2 मीटर, फिर हाइट 3 मीटर हॉरिजॉन्टल 2, हाइट 3 हॉरिजॉन्टल 2, इस तरीके से पूरा स्टेयरकेस बना हुआ। और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को सपोज मैंने थ्रो कर दिया with u of equal to 50 मीटर पर सेकेंड, 50 शायद ज्यादा कर दिया मैंने, इसको कम कर लो, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, u से, और वही एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो विच स्टेप विल इट हिट, है ना, तो विच स्टेप इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया है तो नो नीड टू से दैट दिस आई विल सेट एज ओरिजिन,
ठीक, u is 25, ठीक है ना, एंड 53 डिग्री एंगल, तो कौन सा स्टेप पे हिट करेगा? और अगर एक बार स्टेप मिल जाए तो इन दैट केस, अच्छा दिस इज कंसीडर द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। कई बार स्टेप को लेकर कंट्रोवर्सी रहता है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पूरा फर्स्ट स्टेप, यहां से यहां, फिर यहां से यहां तक को सेकंड स्टेप मान लो, इस तरीके से। Aryan has almost immediately given answer, and that is 8th step. Okay. Let's see. Let's see. आर्यन का आंसर आ चुका है, 8th स्टेप दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकियों का देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर रहा हूं इसलिए मैं। अब एक और आंसर आया, दैट इज बाय ऋषभ जैन, एंड दैट इज 15th स्टेप। ध्रुव ने भी बोल दिया कि नहीं 8th स्टेप पे होगा। चलो ठीक है, आई थिंक आई हैव गिवन टाइम, तो लाइक नाउ लेट मी डिस्कस। अच्छा एक काम करो, बिफोर आई डिस्कस, आई मीन एक और आंसर आ गया, 64th स्टेप बाय यशु, एंड देन गौरांग सेज की 9th स्टेप आ रहा है, निखिल आ रहा है 8th स्टेप। चलो ठीक है, कुछ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। ये जितने भी लोगों ने आंसर दिया, एक लाइन में लिख सकते हो कि क्या किया? अच्छा, अब गर्व ने बता दिया 30th, आदित्य 7, ओ बहुत सारे आंसर्स आ गए। आई थिंक अगर मैं सारे आंसर्स लिस्ट करूं तो 7, 8, 9, 16, 64, 30th, है ना, कई सारे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 8th और 30th आ रहा है, 9th भी, 15th भी एक आया। तो ये सारे आंसर्स अभी तक आए हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एवरीबॉडी इज गिविंग आंसर्स हमें। गर्व, सैयद, हर्षित, जसराज का एक और भी है। देव ने बोला कि मैंने तो निकाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से 9 का आंसर आ रहा है। आर्यन सेज की एक आध मिनट और का टाइम दे दो। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो जस्ट लिस्ट बनाया कि ये आंसर अभी तक आ चुका है, और सब अपना अपना लॉजिक भी दे रहे हैं। देव सेज की मैंने 9 निकाला और मेरा 9 आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर। अब मुझे नहीं पता कैसे यूज किया, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये खुद एक हिंट है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। चलो अभी रिक्वेस्ट आया कि 1 मिनट और दे दो। चलो आई थिंक इन द मीनवाइल जो मैंने गपशप किया उसमें 1 मिनट निकल गया होगा। चलो कुमार आदित्य ने बोला 9, तो मैं देख रहा हूँ 8, 9 और 30 ये सबसे ज्यादा आंसर्स आया, अदरवाइज आए तो बहुत सारे। अच्छा इसमें पता क्या करेंगे कि फॉर्चुनेटली जहां से थ्रो करते हैं उसको ओरिजिन लेना होता है, तो फॉर्चुनेटली स्टेप का बिगिनिंग है ना, और जहां से थ्रो किया वो सेम पॉइंट है, नहीं तो थोड़ा सा इक्वेशन में दिक्कत आता है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा। इसमें तो बहुत आसान हो गया। इसमें क्या है ना कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को जोड़ लेता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखता हूँ क्या आते हैं ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो इन दैट केस क्या आ रहा है, देखो दिस इज इक्वल टू व्हाट, जो है 3/2, यानी इस लाइन का, अगर मैं इसको लाइन समझता हूँ तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2x। माइनस इसलिए क्योंकि ये जो है ना सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये। और नहीं तो एक और एंगल तरीका देखने का इज दैट इफ यू लुक एट द एंगल ऑफ दिस लाइन, तो दिस एक्चुअली व्हाट मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है व्हेन इट कम्स टू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आगे y इज माइनस, और इसका क्या होगा, इसका होगा y इज इक्वल टू x tan थीटा यानी 4/3x माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर 25 into 25,
into cos square theta, यानी 9/25. एक 25 कैंसिल कर दो, है ना, यानी y is equal to 4/3x, तो y is equal to minus 3/2x दिया, तो therefore minus 3/2x is equal to 4/3x minus बाकी देख लो क्या है, 10 का ये हो जाएगा 2 का 5, तो 2 से 5 और 5 हो जाएगा, है ना, 45, तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 45, या 4/3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 45. तो एक काम करते इसको इधर लेके आ जाओ, है ना, यानी एक्स स्क्वायर बाई 45 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/2 प्लस 4/3, है ना, तो 9 प्लस 8 17x बाई 6, यानी x इक्वल टू 45 इंटू 17/6, या ठीक है ना, एक बार चेक करो, एक x तो कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 7/6, ये आ जाएगा 2, ये आएगा 15, है ना, तो अब आएगा 17, तो 170 प्लस 85, that's like 255/2. ओके, सो मच अगेन आस्क की लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला, तो लाइन का इक्वेशन एक्चुअली देखो क्या है कि y is equal to mx plus c, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो c तो हो गया 0, यानी y is equal to mx, है ना, तो m कैसे निकलेगा ना, m निकालने के लिए ये वाला tan थीटा करना होता है, पर ये वाला करने में दिक्कत है क्योंकि मोर देन 90, तो मैंने ये निकाला और उसके बाद माइनस कर दिया, क्योंकि एक्चुअली कायदे से मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये वाला एंगल देखना होता है, कायदे से मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये वाला एंगल देखना चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है ना, देख पा रहे हो ना कौन सा एंगल, लेकिन मैंने क्या किया, उसका सप्लीमेंट्री एंगल ले लिया, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा, इसलिए मैंने क्या किया, थीटा ये वाला बड़ा एंगल ना लेके मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है ना, और फिर मैंने उसको माइनस कर दिया, तो इसका tan थीटा क्या हो जाएगा ना 3/2, तो माइनस भी करना था, तो माइनस 3/2, तो y is equal to mx और c तो 0 है, तो यानी y is equal to minus of 3/2x, ठीक है ना, तो ये आ रहा है, तो therefore x आ गया 255/2 एंड दैट इज दिस. लेकिन एक चीज है कि हमारे जो स्टेप्स है ना वो 2-2 मीटर के, तो अगर स्टेप का नंबर चाहिए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मतलब ये पॉइंट आ गया, ये, तो अगर स्टेप नंबर चाहिए, इन दैट केस क्या होगा, स्टेप नंबर क्या होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शनल आ रहा है, तो हो जाएगा 255/2 इंटू 2, 2-2 मीटर का स्टेप है, इसलिए एक और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 2 इंटू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पर क्योंकि फ्रैक्शनल में क्या, फ्रैक्शनल पार्ट हट जाता है, जबकि हमें तो इंक्लूड कर, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज x इक्वल टू आ गया, सपोज 4.7, चलो 5 ले लो, x इक्वल टू सपोज 5 आ गया, तो x इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 5 मतलब कहीं यहाँ पे हो, क्यों, 2 + 2 + 1, तो 5 यहाँ पे। अब ये स्टेप नंबर 3 है, कैसे निकला, 5 को 2 से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता, और +1 किया क्योंकि वो थोड़ा पार होके अगले वाले पे गिरे। याद रखना मैं अभी स्टेप नंबर निकाल, ठीक है ना, प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि इसमें एक इशू है, अभी डिस्कस करता हूं मैं, रुक जाओ थोड़ा सा। तो स्टेप नंबर हो गया 255 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया जो है स्टेप नंबर, ठीक है, तो 240 60, तो 63 पॉइंट समथिंग आ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करो तो 63 पॉइंट समथिंग आ, तो हम 63 तो पूरा लेंगे और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसमें पता क्या होता है, इसमें थोड़ा सा सुन लो अच्छे से, अगर एग्जैक्ट डिविजिबल होगा तो इन दैट केस जो स्टेप का नंबर होगा वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन स्टेप का विड्थ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, और अगर मान लो डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट डिविजिबल, इन दैट केस क्या होगा, स्टेप नंबर हो जाएगा x by omega +1 या x by w +1, where w is the width of the step,
तो मैं इस 2 मीटर को लिख रहा हूं W इज इक्वल टू 2 मीटर, ये वाला इस वेट, ये वेट। तो इस केस में 2 मीटर से मैं तो जनरल का बात कर रहा हूं कि सबसे पहले तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो और उसको विड्थ से डिवाइड करो, विड्थ ऑफ द स्टेप से। तो स्टेप का नंबर n इज द स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप पे हिट कर रहा है वो क्या होगा x बाई डब्ल्यू। अगर डिविजिबल होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो इन दैट केस x बाई डब्ल्यू, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर डिविजिबल नहीं है तो इन दैट केस x बाई डब्ल्यू प्लस 1 भी करना पड़ेगा। तो इस केस में देखो ध्यान से कि 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 63 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 64। दैट इज द वे टू थिंक। यानी सिर्फ 64 आंसर सही आ रहा है। Parth has asked why have you equated the two equations? देखो इक्वेटेड इसलिए किया क्योंकि देखो क्या है ना कि इस स्टेप के साथ दिक्कत है। स्टेप के साथ दिक्कत पता क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टेप पे वो उसी वाई कोऑर्डिनेट पे हिट करेंगे अलग अलग। ये तो कहना मुश्किल है ना कौन सा वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर स्टेप नंबर पता चल जाए तो इन दैट केस तो कोई दिक्कत नहीं, पर स्टेप नंबर ही निकालना। तो देयरफॉर मैंने क्या किया, ये जो इनके एजेस होता है इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना और ये आके उसको हिट कर रहा है। तो अगर मान लो ये जो पॉइंट है ये कोई सा भी स्टेप के आसपास का पॉइंट होगा, उसी स्टेप पे अंदर जाके हिट करेगा, है ना। तो इसलिए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। So therefore I have easily found out this x coordinate and I know that this x coordinate will help me in locating the step number। आगे सुन ले। अच्छा अब एक चीज और देखो, अभी मैंने पूछा which step, तो आंसर 64 आ गया। बट अगर मैं पूछूंगा which point, है ना, हो सकता है कि ये भी एक सवाल आ जाए, and that is which point। है ना, which point। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप नंबर आ चुका है, या चलो कोई नहीं इसका फाइंड आउट भी कर लो। which point is it going to hit, which point। अब तो पता चल गया ना कि स्टेप नंबर 64 है। they have asked कि 63 के बाद अगर डेसिमल में कुछ भी हो तो क्या 64 होगा? बिल्कुल, मैंने क्या लिखा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो तब तो अगर 63 आ रहा है तो 63 आए, लेकिन अगर कुछ भी रिमाइंडर रह गया यानी नॉट डिविजिबल है तो दैट इज प्लस 1 ऐड होगा, चाहे वो रिमाइंडर 0.1 का ही क्यों ना हो और 1.99 का क्यों। 2 से ज्यादा रिमाइंडर तो होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि 2 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, 2 मीटर के तो विड्थ है, 2 से ज्यादा तो होगा नहीं। दैट्स द दिस थिंग। अब आ रहा है कि पॉइंट बताओ, विच पॉइंट। तो विच पॉइंट का आंसर आ रहा है 128 कॉमा माइनस 192। ओके इंटरेस्टिंग, गौरांग ने दिया 192 कॉमा 122.5। नाउ दिस इज अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। चलो निकालो निकालो निकालो, अभी नहीं हुआ। अच्छा अब तो ये सब मिटा दो ना, ये तो जगह जगह खाली करना है मुझे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई मीन वैसे काफी लोग आंसर दिए थे, बट मैं कुछ और ट्रेंड भी देख रहा हूँ कि काफी लोग ना आंसर नहीं देने वाले ग्रुप में चले जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए बेटे। अच्छा आदित्य ने आंसर दे दिया, पॉइंट ऑफ हिटिंग को एज 255/2 कॉमा माइनस 765/4। ओके चलो मैं देख रहा हूँ आंसर्स क्या क्या आ रहा है। यशु ने दिया है 128 कॉमा माइनस 192। ओके देखो स्टेप निकल गया, तो ध्यान से सुनना अच्छे से, स्टेप निकल गया, लेकिन ये मत समझो, तो ध्यान से सुनना, ये मत समझो ये एज ऑफ द स्टेप पे हिट करेगा। तो कुछ लोगों ने क्या किया, क्योंकि 64 स्टेप निकल गया तो वाई कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा माइनस 64 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 64 स्टेप में तो हर स्टेप पे 3 3 3 3 करके नीचे 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 जा रहा है, तो नीचे में तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज अ 64 स्टेप, तो 3 मीटर का स्टेप है, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया माइनस 64 इंटू 3, है या नहीं? ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया। पर अभी रुको, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए थोड़ा सा मेहनत ही बचा। क्यों? बिकॉज डोंट थिंक
don't think that it is going to hit the edge of the coordinates. So therefore अगर ये लिखते हो कि 64 into 2 तो ये गलत हो जाएगा. क्यों? Now you might say क्यों 64 स्टेप है, 2 मीटर का तो स्टेप है, तो 64 into 2 कर देता हूँ. देखो इसमें दिक्कत पता क्या है? You are assuming that it is hitting the edge of the step, जबकि तुम कंफर्म हो चुके हो कि अगर edge of the step पे हिट किया होता तब तो यहाँ पे रिमाइंडर आता ही नहीं भाई. 63 पॉइंट समथिंग आया, उसको ना 64 किया है नहीं, तो एग्जैक्टली तो आया नहीं ना कि एकदम एज पे हिट कर रहा है. एट इज इस क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन अगर एज पे हिट कर जाए बाई चांस तो अलग बात. इसलिए इस बार क्या करना पड़ेगा, ये जो y कोऑर्डिनेट आया है ना, ये y कोऑर्डिनेट 64 into 2 सॉरी -64 into 3, इसको वापस प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा. और ये लंबा मेथड है, ये लंबा मेथड है, इसका कोई शॉर्टकट सोल्यूशन नहीं है. हाँ एक चीज कर सकते हो कि पहले टाइम निकाल लो, टाइम निकाल लो, और वो भी कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है. क्योंकि टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -64 into 3 इज इक्वल टू u sin थीटा. तो u sin थीटा क्या होगा, 20 t -half g स्क्वायर. देख लो. So please check waiting room. हाँ बिल्कुल. ठीक है, अब देख लो, तो ये जो आएगा ना, इससे t आएगा, तो इट्स स्लाइटली लॉन्ग प्रोसेस. तो इससे पहले t सॉल्व करो. तो मैंने टिक मार्क लगा दिया, यानी कुछ ना कुछ करके t तो निकाल ही लोगे, जो भी आएगा थोड़ा फ्रैक्शनल आएगा, कांट हेल्प इट. फिर x आएगा, कैसे, x इक्वल टू u cos थीटा, इसका u cos थीटा इनटू ये जो अभी t निकला, तो u cos थीटा क्या होगा, 25 into 3/5 यानी 15 into t, ये आएगा x कोऑर्डिनेट. अब मैं इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट अब निकालना वो देखिए, अच्छा खासा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अच्छा खासा लंबा सॉल्यूशन. ठीक है, देयरफॉर सबसे पहले तो इस कोऑर्डिनेट का आंसर देने का लालच खत्म करो. क्यों? क्योंकि ये आंसर होता अगर ये एज पे हिट करता, और एज पे हिट नहीं करेगा, ये मैंने पहले कंफर्म कर चुका हूं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखो जब हमने y निकाला था, सॉरी जब x निकाला था, तो उस समय तो ये वाला पॉइंट आया था, है ना. उसी से ना पता चला कि ये इस स्लैब पे या इस स्टेप पे किसी भी जगह पे हिट कर सकता है. तो y कोऑर्डिनेट तो इस सारे पॉइंट्स का बराबर है, और x कोऑर्डिनेट तो हर पॉइंट का अलग अलग. यानी एक चीज कंफर्म है, that your answer x will be somewhere between 128 and 126. ये तो पक्का मालूम, ये तो पक्का मालूम. लेकिन अब ये तो आंसर चॉइस के ऊपर है. मान लो एक 128 है, एक 127.6 है, एक 125.8 है, और एक 123 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्या नहीं? तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 126 और 128 के बीच में एक ही आया, तो चलो फटाफट टिक कर दिया. पर दिक्कत पता क्या है, कि अगर मान लो दो आंसर्स आते हैं और दोनों ही बिटवीन 126 एंड 128 है, तो फिर दिक्कत. क्योंकि ये जो पॉइंट है ये है 128 x इक्वल टू, ये पॉइंट है x इक्वल टू 128, और ये जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू 126. ये वाला, ये 126 है, ये 128 है, ये तो इन बिटवीन कुछ है. ये तो जस्ट टू फाइंड आउट विच स्टेप इज इट एक्चुअली हिटिंग, ये होता है इसका नुएंस. मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्स कोऑर्डिनेट निकालना. दैट इज द प्रॉब्लम. सो मैं इसकी आज की एक्स कोऑर्डिनेट निकाले कैसे, ये तो मैंने इक्वेशन बता दिया ना, ये टी आ गया और उससे आ गया. और नहीं तो एक और तरीका भी है क्या, तो हमारे पास इसका पाथ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है, और उसमें y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू ये पुट कर दो. इन दैट केस पाथ इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा x का. उसमें से एक रूट तो नेगेटिव आएगा, वो तो छोड़ दो, और एक रूट पॉजिटिव आएगा. वो नेगेटिव रूट तो इसलिए क्योंकि अगर तुम इस लाइन को यहाँ करोगे तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे भी तो आएगा कहीं ना कहीं, तो वो नेगेटिव रूट है, और वो हो गया तुम्हारा जो पॉजिटिव रूट, द वन दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड. तो वो भी एक तरीका है. और नहीं तो टाइम निकाल लो, पहले टाइम निकालने का इक्वेशन में लिख दिया ये वाला, तो टाइम आ गया, तो टाइम से जो है एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते. बट जिस तरीके से सिचुएशन इस बार था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ठीक ठाक लंबा होगा, बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, बट यस एटलीस्ट वी नो हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है.
अच्छा देखो ये मैंने जो यूज किया है पता है, यूज x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। ये एकदम प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट डे जब एनालिसिस किया था तो उस समय मैंने बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट रिलेटेड कुछ भी अगर होता है, u थीटा और t और एक्स कोऑर्डिनेट को रिलेट करते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, है ना। तो u कितना है 25, cos थीटा कितना है 3/5, तो 25 इंटू 3/5 तो आ गया 15, तो वही 15 लिखा है मैंने, u cos थीटा इंटू t 15, ये मैंने लिखा है, डायरेक्टली लिख दिया। अब ठीक है, ठीक है ना, आप देखो जरा और कोई प्रॉब्लम? यस एनीबॉडी? ठीक है ना, चलो। सो दैट वाज अबाउट योर प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन। एक्चुअली देखो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट थ्रू ऑल दीस एग्जांपल्स इज दैट कि प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, हथियार है, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मदद करता है। अच्छा ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं कि तुम एच पे हिट करो, जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, ये है सपोज 10 मीटर, ठीक है, और ये है सपोज 45 डिग्री। और एक्चुअली 45 डिग्री कैसे हुए बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेप है, 2 मीटर का है, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, इस तरीके से। चलो इसको ना इजी कर देता हूँ, इसको कर लो 22 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, इस तरीके से। और सेम क्वेश्चन 25 मीटर पर सेकेंड और 53 डिग्री। क्वेश्चन इज द सेम, विच स्टेप, तो वो भी ऐसी कुछ जाके हिट करेंगे, पता नहीं कौन सा स्टेप जो भी होगा, आई डोंट नो। विच स्टेप, देह में लास्ट की आपने तो एक्स तो पहले निकाला हुआ था, ये 255/2, लेकिन वो आंसर कैसे होगा बताओ, कि वो एक्स पता कैसे आया था, ये स्टेप था और ये हमारा प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, है ना, ये था। तो हमने इस लाइन का इंटरसेक्शन इस प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से किया, तो वो तो ये पॉइंट निकला था, ये जो 255/2 जो निकला था वो ये वाला पॉइंट था। वो ये वाला पॉइंट, तो इसके साथ तो स्टेप का कोई रिलेशन नहीं है ना। ये वाला पॉइंट मुझे कैसे हेल्प किया इज दैट कि मैंने ये देख लिया कि भाई कौन से पॉइंट पे हिट कर रहा है, और मुझे मालूम है कि अगर इस पॉइंट पे हिट कर रहा है तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला स्टेप, यानी इसी स्टेप में कहीं हिट कर रहा होगा। तो वो चीज के लिए मैंने इसको यूज किया। उसमें भी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 कई सारी चीज करना पड़ा, एकदम से नहीं आ गया, क्योंकि विड्थ ऑफ द स्टेप पे भी तो डिपेंड कर रहा था, है या नहीं, देन सो ऑन। तो देयरफॉर दैट्स हाउ इट वाज डन। तो ये जो पॉइंट है ना जो निकला था इक्वेशन को सॉल्व करके 255/2, ये एक्चुअली मेरे आंसर से कोई रिलेशन नहीं, बट हाँ वो मुझे हेल्प करता है इन गेटिंग द आंसर, दैट इज द पॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट ध्रुव ने दे दिया, एंड दैट इज द 19th स्टेप। अच्छा नहीं, फिर बाद में आंसर चेंज किया, 10th स्टेप। चलो ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन वही है, एंड दैट इज स्टेप नंबर, ठीक है ना। तो ये आंसर अभी तक आ चुका है, और देखता हूं क्या आंसर आ रहा है। ओके, एक और भी आ गया, 9th स्टेप, 9th स्टेप, 19th स्टेप, 10th स्टेप, ये सब आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। आई मीन ये तो ऑब्वियसली पता चल चुका होगा कि हमें
पाथ इक्वेशन यूज करना है ना. आई डोंट थिंक दैट इज अ मेजर इशू, isn't it? चलो लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन, ये देखो 20 से पार होगी, 2 है तो ये 2 है, ये 20 से पार होगा ऐसे कर. तो इधर अगर 20 होगा तो इधर भी देखो 20 ही होगा. क्यों? क्योंकि ये 45 डिग्री है. ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये 45 डिग्री का है. तो ये जो लाइन है ये बेसिकली ऐसे है. तो इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा -20. ये उसका y इंटरसेप्ट होगा -20. तो ये लाइन होगी. ठीक है ना. तो देखो जो इक्वेशन बनेगा इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू x माइनस 20. क्योंकि स्लोप तो 1 हो गया 45 डिग्री कारण, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया -20. तो दैट्स हाउ ये हो गया -20. हो गया. और क्या नहीं पाथ इक्वेशन, तो यानी y इज इक्वल टू x tan थीटा 4/3 माइनस g x स्क्वायर बाय 2 q स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25 इंटू cos स्क्वायर थीटा, दैट्स 9/25. ठीक है ना. तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं. तो 25 से तो कैंसिल कर लो, 2 और ये 10 से ये भी 5 हो गया. यानी y इज इक्वल टू 4/3x माइनस x स्क्वायर बाय 45. अच्छा, जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है वो है y इज इक्वल टू x माइनस 20. तो जहां पे ये हिट करेंगे, जो भी पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन है, उसको अगर निकालना है तो क्या y को इक्वेट करेंगे. तो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 20. ठीक है ना. यानी ये बनेगा x स्क्वायर बाय 45, इधर आ गया है ना, -4/3x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यानी x स्क्वायर बाय 45 माइनस x बाय 3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. यानी x इक्वल टू माइनस p, यानी 1/3 प्लस माइनस, तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं है ना, क्योंकि माइनस वाला तो ये वाला कहीं पे होगा, तो छोड़ दो. x इक्वल टू माइनस p प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस, यानी प्लस हो गया 4a 1/45 इंटू c मतलब -20, तो यानी 20 हो गया है ना. b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 इंटू 1/45. ठीक है ना. तो ये हो गया इसका x का वैल्यू. अगर मैं x को सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे लेट्स से, है ना, तो अगर मैं x को यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो इन दैट केस क्या बनेगा, 1/3 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये देखो जरा कितना आ रहा है, 5 से 9 हो गया, 5 से हो गया 4, 16/9 और 1/9, तो 17 बाय, यानी रूट अंडर 17/3, तो 1/3 प्लस रूट अंडर 17/3 अपॉन 2/45, तो इनटू 45/2, ये x आ गया. अच्छा, x तो आ गया, लेकिन कैसे निकालेंगे ना, x में से पहले तो हम 22 माइनस करेंगे. तो स्टेप नंबर n क्या आ गया, x माइनस 22. ठीक है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाय विड्थ 2 मीटर का, है ना, आइदर दिस और, अच्छा क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 तो होगा नहीं क्योंकि इरेशनल नंबर है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं इन जनरल दिस इफ डिविजिबल, बट मैंने लिखा है जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है
कि x जो है इरेशनल नंबर है, तो इसलिए इरेशनल के साथ वो 22 वगैरह करके डिविजिबल तो होना नहीं, वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने फॉर्मेलिटी किया इफ डिविजिबल, बट मुझे पता है डिविजिबल नहीं है, इसलिए n हो जाएगा x माइनस 22/2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि नॉट डिविजिबल वाला केस। अब अगर मैं x का वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगा √17 इंटू 15/2, √17 प्लस 1 इंटू 15/2, ये आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा मुश्किल सा है चलो जो भी है वो तो अपने आप देख लो। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ दिस स्टेप, वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मे बी यू कैन जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। करूं क्या? हाँ, अब तो कर लोगे आई थिंक मेरे ख्याल से, बट चलो ठीक है, जस्ट फॉर सैंपल एक फटाफट देख लेता हूं। एक्चुअली ये होता है कि कैलकुलेशंस कुछ ज्यादा हो जाता है, बट ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो जो है तुम लोग वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, √17 4.12 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 5.12 इंटू 15/2 यानी इंटू 7.5 इज इक्वल टू 38.42 आ रहा है। ये तो आ रहा है 38.42, 38.42 या तो x माइनस 22 क्या हो जाएगा? 16.42/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, तो ये तो हो जाता है 16 मतलब 0.42 8 है ना, यानी इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 स्टेप, ठीक है। यानी आंसर आ गया 9 स्टेप आ गया। सर -20 कैसे आया? ये वाला -20, ये वाला ना, वो तो देखो y इंटरसेप्ट निकाला ना, क्योंकि अगर ये दे रखा है 22, तो ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर होगा, तो यानी ये तो 20 हो गया, तो यानी x एक्सिस को 20 पे हिट कर रहा है, और ये 45 डिग्री वाला लाइन है, तो अगर ये 20 हुआ तो ये भी 20 होगा, तो यानी y इंटरसेप्ट हो गया -20, है ना, y इंटरसेप्ट हो गया -20, तो मैंने उसका फायदा उठा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह -20 और m तो 1 है, क्यों? एंगल 45 डिग्री, है ना, और उसके बाद इंटरसेक्शन विद प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, ये वाला, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से जो है मैं बाकी कैलकुलेशंस कर सकता हूं, ठीक है ना। देखो देख लो अच्छे से, फाइन, अब देख लो अच्छे से, ओके चलो ठीक है। तो लाइक दैट्स हाउ वी कम टू एन एंड। हमें यू नो थोड़ा सा लंबा था, बट ठीक है, आई थिंक नाउ यू गॉट इट। और कुछ सो मैं आस्क की क्या 22 दे रखा है? हाँ, वो जो 22 तो बेटे एक क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज वो स्टेयर्स कहां से शुरू हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? है नहीं, वो तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? एक आंसर 23rd स्टेप भी है, बट आई थिंक नाउ वी हैव सेटल्ड द थिंग। स्टेप का नंबर तो आ गया 9th स्टेप, ठीक है। आई होप दैट सेटल्स द मैटर, फाइन। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड वी विल प्रोसीड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो। अभी भी प्रोजेक्टाइल खत्म नहीं हुआ है, तो स्मॉल बिट्स आर स्टिल लेफ्ट, एंड आफ्टर वी फिनिश आवर प्रोजेक्टाइल we will begin discussion on circular motion, ठीक है। So projectile motion and then circular motion, fine. So that will be the agenda tomorrow. That's it for today. We'll carry on tomorrow. कुछ मैसेज भी आ गया, एक बार लास्ट पॉइंट देख लेता हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू वाला। यशु has actually asked a question. Actually पता है क्या है यशु, ये जो पूछ रहे हो ना, ये मेरा नेक्स्ट एजेंडा था, एंड दैट इज कि कहां पे हिट कर रहा है। देखो स्टेयर केस के क्वेश्चन एक मैंने करा दिया था आज पहले, फिर से मैंने एक स्टेयर केस का क्वेश्चन दिया है, यानी कुछ तो इसमें न्यू था। तो पहले तो देखा होगा कि nth स्टेप निकालने में थोड़ा प्रोसेस ज्यादा लंबा था, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट वेयर विल इट हिट द स्टेप इज अनदर चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, विल कैरी ऑन, ओके।